एसी सर्किट से पास करता हूँ ऐसे। ये आपका प्योर सर्किट है एक्सी, और ये आपका हो गया बी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, को पास करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा करंट 90 डिग्री आगे चलेगा, फिक्स 90 डिग्री। जस्ट इंडक्टेंस कॉइल का अपोजिट है, ये आपका बी है, ये आपका आई है, और यहाँ पे करंट आपका 90 है। तीन केस मैंने बताए कि प्योर रेजिस्टेंस को अगर हम पास करते हैं तो क्या होता है, प्योर इंडक्टेंस को अगर हम पास करते हैं तो क्या होता है, और प्योर कैपेसिटेंस को हम पास करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए फोर्थ केस कि हमने आर और एल दोनों को मिला दिया तो क्या होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम फेज में होंगे, मतलब फाई की वैल्यू 0 होगी। प्योर इंडक्टेंस के केस में करंट हमेशा 90 डिग्री पीछे चलेगी, और कैपेसिटेंस के केस में करंट हमेशा 90 डिग्री आगे चलेगी, ठीक है। आप इन चीजों को याद रखेंगे। अब देखिए आप कि एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए। और ओमेगा की वैल्यू होती है यहाँ पे 2 पाई एफ एल, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सएल को बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल का जो नाम है कहीं पे भी आपको मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए, एक्सएल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम। एक्सएल को बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। एल को बोलते हैं हम केवल इंडक्टेंस, एल को बोलते हैं हम केवल इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। आगे चल के बहुत काम आएगा। एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम, और एल इज हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। और 1/ओमेगा सी का मतलब हुआ 1/2 पाई एफ सी। एक्सी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट वापस ओम। एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट वापस ओम, और सी की यूनिट होती है फेरड। सी को बोलते हैं केवल कैपेसिटेंस, और इसकी यूनिट होती है फेरड। बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। एल को बोलते हैं केवल इंडक्टेंस, इसकी यूनिट होती है हेनरी। एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट होती है वापस ओम। और सी को बोलते हैं केवल कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट होती है फेरड, ठीक है। फोर्थ केस देखिए, अगर हम आर और एल इन दोनों को मिला दें और एसी सर्किट से पास करवाते हैं, ये आपका आर रहेगा, ये आपका एक्सएल रहेगा, ये आपकी बी एम साइन ओमेगा टी रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर जब कॉइल की बात आ गई तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कॉइल के केस में करंट हमेशा 90 डिग्री पीछे चलेगी, कोई डाउट नहीं। लेकिन सिचुएशन क्या हुआ कि इसमें आर और इंट्रोड्यूस हो गया, तो आर इंट्रोड्यूस होने का मतलब है कि अब पीछे तो चलेगी लेकिन फिक्स 90 से ना चल के कुछ एंगल से डाइवर्ट होगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि ये अगर आपका बी है तो ये आपका आई होगा, और ये एंगल सपोज कुछ भी हो सकता है, 45, 23, 30, 40, 60 कुछ भी हो सकता है, पर बिलो 90 होगा, 90 से कम होगा। और रीजन भी क्या है इसका जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये आर को इंट्रोड्यूस करने की वजह से, ये आर इंट्रोड्यूस हो गया, और आर इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ कि इसका वो खत्म। आप इस चीज को बहुत याद रखें, ये बहुत आगे चल के काम आएगा कि जब आर एल सर्किट होगा तो करंट पीछे तो चलेगी लेकिन फिक्स 90 से ना चल के कुछ एंगल से पीछे चलेगी, ये आपको याद रखना है बस। आर एल सर्किट के केस में करंट से तो चलेगी लेकिन फिक्स 90 से ना चल के कुछ एंगल से चलेगी। सेम चीज आरसी सर्किट के अंदर है कि जब आर और सी हमने कर दिया और उसको एसी सर्किट से हमने अगर पास कराया, तो इस केस में ये बी और ये आई कि आपका ये आगे तो चलेगा लेकिन फिक्स 90 से ना चल के कुछ एंगल से चलेगा, उसकी वैल्यू भी फाइव। अब फाइव की वैल्यू भी वापस कुछ भी हो सकती है, तो आप याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ब्रिज के बारे में बताया मैंने, ये आपको एक सिंपल सा ब्रिज है।
जिसमें 4 आर्म है, एक के बीच में तो डिटेक्टर लगा हुआ है, हमने कोई भी डिटेक्टर लगा दिया है। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है और एक आर्म आपकी ये है। तो ये सपोज आपकी Z1 है, ठीक है, ये आपका Z2 है, ये सपोज आपका Z3 है और ये आपका Z4 है, ठीक है। Z1 के अंदर मुझे पता नहीं, R L R C कुछ भी हो सकता है, मतलब जेड, मतलब जेड कहने का मतलब ये है कि जेड अपन एक इम्पिडेंस को बोलते हैं। इस इम्पिडेंस में R L और C तीनों चीज मिलके आती है, ठीक है। अब इसमें चाहे आर भी हो सकता है, चाहे एल भी हो सकता है, चाहे सी भी हो सकता है, RL भी हो सकता है, RC भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अपन को पता नहीं, अलग अलग ब्रिज पे अलग अलग चीज डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बैलेंस कंडीशन के हम हमेशा कहते हैं कि Z1/Z2 का जो रेशो है, इसका और इसका जो रेशो है, वो Z3/Z4 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो Z1 और Z4 की जो वैल्यू है वो Z2 और Z3 के इक्विवेलेंट होगी बैलेंस कंडीशन के। Z1 Z4 = होगा Z2 और Z3। सबको समझ में आया? तो सबसे पहले जब ये बैलेंस कंडीशन अगर आपको मालूम होगी तो आप आगे वाले ब्रिज सॉल्व कर पाओगे कि Z1 Z4 = Z2 और Z3। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमने एक मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज अभी सॉल्व किया था, मैं वापस आपको बता देता हूँ। और मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज करके था आपको, सबसे पहले ब्रिज है, ब्रिज अपन क्यों, एसी ब्रिज हम क्यों स्टडी करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में क्या हो सकता है, चाहे आपका रेजिस्टेंस आ सकता है, चाहे आपका इंडक्टेंस आ सकता है, चाहे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ सकता है, चाहे आपका फ्रीक्वेंसी आ सकती है, चाहे आपकी कैपेसिटेंस आ सकता है, कोई भी पैरामीटर आ सकता है जिसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। इनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रिज हम यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमने यूज किया था मैं आपको बता दूं, वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ब्रिज यूज किया था, जिसका मैं वापस एक बार रिवीजन आपको बता देता हूँ। अब देख ले आप, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़। इस ब्रिज को, सबसे पहला जो ब्रिज था वो ये था कि Z1 Z4 = Z2 Z3, मैंने आपको बताया था। और सबसे पहले जो ब्रिज है अपन का वो है मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, टॉपिक का नाम है। और इस ब्रिज का नाम है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। और इस ब्रिज के बाद ये इसका सर्किट डायग्राम है, आप देख पा रहे होंगे सब। R1 L1, ये Z1 वाली ब्रांच है, ये नीचे Z2 वाली ब्रांच है, ये Z3 वाली ब्रांच है, ये Z4 वाली ब्रांच है। तो Z1 Z4 = क्या है, Z2 और Z3। तो Z1 के अंदर क्या, R1 + j⍵L1। Z4 के अंदर आप देख पा रहे केवल R4 है, वो दिक्कत नहीं है, जैसे था वैसे पुट कर दिया मैंने। भाई, इस L1 को हमेशा XL1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। आपको इतना पता हो नहीं हो तो मैं आपको वापस बता दूं कि एल जो होता है हमेशा एक्सएल ही काउंट होता है। एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल, जो मैंने आपको बताया अभी। तो उसका जेड जो है हमेशा, आपने पता होगा R + j XL - XC। एक और वापस मैं शेयर कर रहा हूँ, देख लो आप। फर्स्ट ईयर की चीज थी, आपने शायद हो सकता है ऑनलाइन स्टडी में नहीं पढ़ पाए हो, तो मैं बता दूं कि अगर सर्किट में तीन चीजें हैं, ये आर, एल और एक सी, और तीनों को एक एसी सोर्स से प्रेजेंट किया है, आर, एक्सएल और एक्सी। और ये आप, अगर आपने एसी सोर्स से इनको लगाया है, तो जो जेड की जो वैल्यू होती है इम्पिडेंस, वो आपको पता होगा R + j XL - XC होती है। R + j का मतलब होता है केवल इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट करता है। R + j XL - XC। अब आप इस चीज को यहां से देख लें कि अगर आपके पास सर्किट में XC नहीं है तो इसको हटा दें, तो क्या बचेगा, केवल R + j XL। और JXL का मतलब मैंने आपको बताया भी, एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल, तो ये आपने लिख दिया ओमेगा। इस हिसाब से वहां पे मैंने लिखा है उसको R + j⍵L। किसी को डाउट हो तो वो पूछ लो। वन इसलिए लिखा है क्योंकि Z1 वाली ब्रांच में वो आ रहा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे वन लिखा है केवल, R + j⍵L1। ठीक है। ऐसे ही Z2 वाली ब्रांच में, तो आप हमेशा याद रखना कि ये इंपिडेंस की इक्वेशंस होगी। Z = R + j XL, और JXL का मतलब होगा ओमेगा एल। अगर कहीं पे केवल R और C है तो R - j XC हो जाएगा वो चीज। तो R - j XC का मतलब R - 1/ओमेगा C। ठीक है। चलो अब देखो आप उसको ब्रांच उसको। तो देखिए आप इसको यहाँ पे, ये वही चीज है वापस।
तो अब इस बैलेंस कंडीशंस में Z1 की जगह ये रख दिया, Z4 की जगह केवल R4 है, Z2 की जगह मैंने ये रख दिया R2 प्लस स्मॉल R2 प्लस जे ओमेगा L2, और Z3 की जगह रख दिया मैंने केवल ये R3 अपना। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R3 अपन R4, R2 प्लस R2, और L1 इज इक्वल टू R3 अपन R4 इंटू L2। तो ये दोनों जो है R और L की वैल्यू जो है अपन को इंडक्टिव अननोन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई जो अपन को सॉल्व करनी थी। अब इसके बेसिस पे क्या होता है कि क्वेश्चन जो आएगा आपका कि हो सकता है वो R1 और L1 के एक तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में बना दिया जाएगा कि भाई ये पैरामीटर्स आपको दे दिएंगे और आपको पूछा जाएगा कि वैल्यू ऑफ R1 कितना है और वैल्यू ऑफ L1 कितना है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको केवल ब्रिज को एक्सप्लेन करने एक्सप्लेन द म्यूचुअल मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो इस हिसाब से जनरली इसमें मेजरमेंट वाली इसमें क्वेश्चन पुट होगा आपको। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप मेरे को एक और बता पूछने को पहले। कोई स्टूडेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ हो, वॉइस क्लियर है या नहीं किसी को? क्लियर है सर। वॉइस क्लियर है। और यहाँ तक कि इसमें कुछ जो बताया मैंने ब्रिज के बारे में जो बताया आपको यहाँ तक कि एसी ब्रिज क्या होते हैं और सबसे पहले मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, यहाँ तक किसी को डाउट हो? नो सर। अच्छा तुम्हारे जो फर्स्ट ईयर में जो बी डबल ई थी वो फर्स्ट सेमेस्टर में थी या सेकंड सेमेस्टर में थी? सेकंड सेमेस्टर में। तो यार तुम्हारी तो ऑनलाइन चली होगी मार्च के बाद, वो पिछले साल लास्ट ईयर। यस सर। तो ये चीज आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी आरएलसी के बारे में वहां पे? आरएलसी के बारे में वहां पढ़ा ही नहीं पढ़ा वहां पे? पढ़ ली थी सर। पढ़ी थी वहां पे? यस सर। और फेजर डायग्राम वगैरह वहां पे, फेजर डायग्राम्स? नो सर, फेजर डायग्राम नहीं पढ़े थे डिटेल। सर ऑनलाइन भी सही से नहीं चलती थी, कोई ध्यान नहीं दिया तब, नहीं पढ़ा। अच्छा, और ये थर्ड सेम में सर्किट में, थर्ड सेम सर्किट में थर्ड सेम सर्किट में क्या रिस्पॉन्स था? सर्किट में अच्छा रेस्पॉन्स था सर। तो सर्किट में समझ में आई चीजें ये वाली आपको? सर फेजर डायग्राम समझ में नहीं आए थे, बाकी तो सब सही है। सर्किट में फेजर डायग्राम सही, बाकी हम थोड़ा और ये सब पैरामीटर वाले समझ में आए। यस सर। चलो कोई बात नहीं। अब देखो आपको क्या करना है कि ये जो चीज है ना ये है तो सिंपल है, लेकिन आप खुद को सॉल्व करके देखिए। अब जैसे मैं सेकंड ब्रिज यूज कर रहा हूँ और उसका नाम है मैक्सवेल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज। पहला था केवल मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और सेकंड वाला जो ब्रिज है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है। तो ये सर्किट डायग्राम से वही Z1 वाली ब्रांच में R1 L1, Z2 वाली ब्रांच में ये रहा, Z3 वाली ब्रांच ये रहा, Z4 वाली ब्रांच ये रहा, जिसमें R4 और C4 दोनों कैपेसिटेंस लगे और ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये L1 अपन को वापस अननोन होगा, R1 वापस अपन को ये दिया हुआ होगा, R3 R3 नॉन होंगे और C4 अपन को ये होगा। तो अपन ने वही किया, वापस क्या R1 और R4। इस पैरेलल वाली ब्रांच का कैसे लिखोगे इस इंडक्टेंस को? भाई इसको तो लिख लिया अपन R1 प्लस जो इस पैरेलल वाली जहां R और C पैरेलल में वहां कैसे लिखोगे आप? इसको कैसे लिखेंगे आपको पता है किसी को? आप कह रहे हो ना तो सर्किट पढ़ा है मैंने, तो आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे बताओ कोई स्टूडेंट्स मेरे को? जल्दी बताओ। आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे? नहीं पता किसी को? आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन हाँ सुमित सैनी।
बताओ कोई स्टूडेंट्स कि आर और सी का पैरेलल कैसे निकाला आपने? किसी को नहीं पता? सोनू चौधरी, शुभम बंसीवाल, सौरभ कुमावत, संजय सिंह, ऋतुराज, राकेश, कोई बोलो, कोई तो बोलो स्टूडेंट्स। राधिका तांबे, राधिका तांबे अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर। ये नहीं आता है तुम्हें आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना? नो सर। गुड। प्रीतिश माथुर, प्रीतिश माथुर, यस सर। तुम्हें नहीं आता ये आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना? नो सर। तुम तो कह रहे हो सब सर्किट अच्छे पढ़ गए, हमने 775 देखा वो छोड़ के सब। तुम तो ये भी ये कह रहे हो सर्किट हमने अच्छी तरीके से पढ़ी है, हमें सब सर फेजर को छोड़ के सब कुछ क्लियर था। अब कहाँ क्लियर है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही निकालना नहीं आ रहा तुमको किसी एलिमेंट का। यशोवर्धन शर्मा, यस सर। क्या हुआ? नहीं है क्लियर? नहीं पढ़ा तुमने ये? नहीं सर, याद तो नहीं तुम आ तो कह रहा। रहे थे याद नहीं आ रहा। वैभव सारस्वत, यस सर। सर 1/R प्लस 1/JXT लिखेंगे। नहीं तुम उसको पहले वहां निकाल के इसको सॉल्व करके देखो कि मेरा वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जब मैं पूछूंगा तुमसे। ओके सर। भाई जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना वो चीज तुम्हारी कैलकुलेशन से आ रही कि नहीं आ रही, फिर मैं बात करूंगा इस चीज की। तो कैसे आएगी? राहुल मीना, एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। राहुल मीना, यस सर। क्लास का टाइम कितने बजे सर 8 बजे। है? सर ये 8 बजे। और आप ज्वाइन कब कर रहे हैं? सॉरी सर, लेट हो गया था सर थोड़ा। अच्छा, पहले जिन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन है वो आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके देखें, और जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे को बता, फिर आप देखेंगे कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। पहले अपनी कैलकुलेशन करके देखें जो तुमने पढ़ा है। तनिष्क चतुर्वेदी, तुम भी एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। टाइम क्लास 8:40 पे ज्वाइन करने का। सर मैं पहले करा था, वो इन अंदर एंट्री नहीं दी किसी ने, वापस ट्राई कराया। कितने बजे ज्वाइन किया तुमने? 8-10 पे मैंने ट्राई करा था तो एंट्री नहीं मिली है। कल से तुम जब भी क्लास हो केवल 5 मिनट तक अलाउ करेंगे, 5 मिनट तक ज्वाइन करो तुम। ओके सर। ठीक है, 5 मिनट तक मैं खुद वेट करता हूँ और परमिट करता हूँ। ओके सर। और चलो कल से हालांकि मैं उसे एसकेटी वाली लोग आईडी से कर दूंगा रजिस्टर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास को लिंक उससे भेज दूंगा, लेकिन फिर भी 5 मिनट के अंदर ज्वाइन करें आप, ठीक है? और ये आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के देखें, नहीं आ रहा तो फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पहले सभी अपने लेवल पे आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के देखें, सर्किट की बुक खोले उसमें देखें कैसे निकाला है, और फिर जो मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ है वो आ रहा है नहीं आ रहा फिर मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये चीज डिस्कस करूंगा पहली बात तो। और ये नोट जो है मैं गूगल क्लासरूम पर क्रिएट कर दूंगा, आज शेयर कर दूंगा। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, आप उस चीज को ध्यान से देखते रहें। और किसी का क्या डाउट है?
इसके अलावा अगर आप लोग इस पे जैसे नहीं देख पा रहे और किसी का कोई इश्यू आ रहा है तो नाउ यू कैन कॉल टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल शेयर इट पर्सनली नोट्स, और मैं उसको शेयर कर दूंगा लिख के पर्सनली। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो अपने लैंग्वेज में उसको लिख के और उसको पर्सनल शेयर कर दूंगा, दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। थर्ड आपका ऑनलाइन में थोड़ा सा, हाँ इट इज नॉट बेटर एज कम्पेयर टू ऑफलाइन मोड, दैट आई नो, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग करके समझना ही होगा, क्योंकि अब छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। अपन सोचेंगे ऑनलाइन है फॉर्मेलिटी और अपन इसको छोड़ दें, तो इसलिए ये है कि थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलें और अपने लेकर आप इसको लें। राजू शर्मा, जी सर। आपने सर वॉइस लैग हो रही है। मैं बोल रहा हूँ आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने सॉल्व किया है? जी सर। कर हो रहा है, आंसर आ रहा है तो जो मैंने प्रेजेंटेशन से बता रहा हूँ वो वाली चीज। सर एक बार प्रेजेंटेशन दिखाना। ये लो, ये देख लो। देख पा रहे हो? जी सर। पर आ सर रहा फुली है नहीं सब दिख रहा है? ये फुल से मतलब नहीं है, मैं केवल आर और सी का पैरेलल पूछा हूँ आपसे। सर मिस्टेक आ रही है सर। मिस्टेक सारी नहीं हो रहा मतलब। तो आज सभी अभी क्लास को लीव करने के बाद अपनी सर्किट की बुक खोलेंगे, थर्ड सेमेस्टर में जो भी आप पढ़िए, जो भी नोट्स आपने पढ़ा है उस सबको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तब मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको मैं अभी गूगल क्लासरूम पर शेयर कर रहा हूँ, वहां आप देख लेना कि क्या आना चाहिए और क्या आपका आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से सभी स्टूडेंट जो है क्लास को टाइम पे ज्वाइन करेंगे, अपने हिसाब से ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई आधे घंटे बाद, कोई 20 मिनट बाद, कोई 15 मिनट बाद। और मैं उसको एसकेटी के आईडी से रजिस्टर्ड कर दूंगा, खोल दूंगा, कोई दिक्कत जाएगी उस चीज के लिए।